क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड्स के लिए करोड़ों बोतलें बना रही हो, जिसकी सेल्स आसमान को छू रही हो, वो अचानक बहुत बड़े नुकसान में चली जाए? जी, और फिर हैरत की बात यह है कि जब वो अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करे तो उसका मुनाफा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए। एग्जैक्टली ये किसी कमर्शियल थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं लगता, बल्कि ये पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक इंतहाई पेचीदा और हकीकी कहानी है। बिल्कुल, और ये कहानी काफी कुछ सिखाती है। सही। तो द मॉनिक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और हमारा ये तज्जिया गहरी मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर किया गया है। जी, आज की इस तफसीली नशिस्त में हम जिस कंपनी के मालियाती उतार चढ़ाव का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं वो है इकोपैक लिमिटेड यानी ईसीओपी। और देखें, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई बाजार से ठंडा मशरूब खरीदता है, चाहे वो कोका कोला हो, पेप्सी हो या मुर्रे बुरूरी या काशी। हाँ, या पंजाब ऑयल मिल्स का कुकिंग ऑयल ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा इम्कान यही है कि उनके हाथ में जो प्लास्टिक की बोतल है, वो इकोपैक की ही फैक्ट्री से बनकर निकली है। असल में इसे हम B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो आवाम की नज़रों से ओझल रहती हैं। लोग ब्रांड को पहचानते हैं पर पीछे की जो सप्लाई चेन है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सही कहा। अच्छा, इससे पहले कि हम इनके फाइनेंशियल नंबर्स की गहराई में जाएं, इकोपैक की प्रोडक्शन रिसर्च के दौरान मुझे दो टर्म्स बहुत दिलचस्प लगे। एक है पीईटी रेजिन और दूसरा प्रीफॉर्म्स। जी, ये दोनों इनकी बुनियादी चीज़ें हैं। मतलब मैंने तस्वीरों में देखा तो ये प्रीफॉर्म्स किसी लेबोरेटरी की टेस्ट ट्यूब जैसी लग रही थी। तो ये छोटी सी टेस्ट ट्यूब एक बड़ी बॉटल में कैसे बदल जाती है? बहुत दिलचस्प प्रोसेस है ये। दरअसल जो पीईटी रेजिन है ना, वो प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि क्रूड ऑयल यानी खाम तेल से बनते हैं। अच्छा, यानी ये डायरेक्ट ऑयल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इन दानों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलाकर इंजेक्शन मोल्डिंग के जरिए इन टेस्ट ट्यूब जैसी शक्लों में ढाला जाता है, जिन्हें हम प्रीफॉर्म्स कहते हैं। तो क्या ये सीधा फैक्ट्री से बॉटल बनाकर नहीं भेज सकते? टेस्ट ट्यूब क्यों? उसकी वजह लॉजिस्टिक्स है। अगर ये बड़ी बड़ी खाली बॉटल्स ट्रक्स में भरकर भेजेंगे तो ट्रक में वजन कम और हवा ज्यादा होगी। ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो आसमान पर चला जाएगा। ओह अच्छा, यानी ट्रक की जगह बचाने के लिए ये छोटी शेप में भेजते हैं। एग्जैक्टली और फिर मशरूबात की जो फैक्ट्री होती है वहां इन प्रीफॉर्म्स को गर्म करके इंतहाई तेज दबाव से हवा भरी जाती है और वो फूलकर पूरी बॉटल बन जाती हैं। वाह, ये तो लागत कम करने का बहुत स्मार्ट तरीका है। और लागत और सरमायाकारी से याद आया, एक और खास बात है इस कंपनी की। जी, इनकी ओनरशिप के हवाले से ना। हाँ, मैंने देखा कि जून 2025 तक इकोपैक के 57.15% शेयर्स आम आवाम के पास हैं। मतलब ये उन कंपनियों में से नहीं है जो चंद सेठों के कंट्रोल में हों। जी, ये पहलू इस तज्जिए को मजीद अहम बनाता है क्योंकि जब आवाम का पैसा लगा हो तो इसका नफा नुकसान बराहे रास्त मुकामी सरमायाकारों की जेबों पर असर डालता है। सही। और इसीलिए आज हमारा बुनियादी मकसद ये समझना है कि 2019 से लेकर 2026 के शुरू तक इन 7 सालों में इस कंपनी ने खुद को कैसे बचाया। बिल्कुल, क्योंकि इन सालों में ग्लोबल पैंडेमिक भी आया, तेल की आलमी जंगें हुईं, सैलाब आए और रुपए की कदर भी गिरी। तो चलें इस रोलर कोस्टर की शुरुआत 2019 से करते हैं। जब मैं 2019 के नंबर्स देख रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ा मार्जिन स्क्वीज नजर आया। जी, वो काफी अजीब साल था इनके लिए। अजीब से ज्यादा मुतजाद था। मतलब 2019 में कंपनी की टॉप लाइन, यानी जो उनकी कुल फरोख्त या रेवेन्यू होता है, उसमें 23% का जबरदस्त इजाफा हुआ। सेल्स 4 अरब रुपए से ऊपर निकल गई। लेकिन बॉटम लाइन का हाल बुरा था। हाँ, बॉटम लाइन यानी जो सब खर्चे निकालने के बाद खालिस मुनाफा बचता है, वो 39.40% गिर गया। ये तो ऐसी बात हुई ना कि एक दुकानदार दुकान पर दिन रात सामान बेच रहा है, ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, पर महीने के आखिर में गुल्ले में पैसे पहले से भी कम है। यही तो बिजनेस की दुनिया का वो दर्दनाक सच है जो नए सरमायाकार अक्सर मिस कर देते हैं। ज्यादा सेल्स का मतलब हमेशा ज्यादा मुनाफा नहीं होता। तो फिर 2019 में इकोपैक के साथ मसला कहाँ आया? देखें, ये सप्लाई चेन का एक क्लासिक मसला था। इकोपैक जिन एफएमसीजी कंपनीज को बोतलें बेचती है ना, जैसे कोक या पेप्सी, वो प्राइस सेंसिटिविटी पर चलती हैं।
मतलब वो महंगाई होने पर बॉटल की कीमत अचानक 50 रुपए नहीं बढ़ा सकते, वरना लोग ठंडा पीना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। तो जब आलमी मार्केट में खाम माल महंगा हुआ तो इन बड़ी कंपनीज ने इको पैक को अपनी कीमतें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। ओह, यानी इको पैक को अपना माल उसी पुरानी कीमत पर बेचना पड़ा, जबकि उनका अपना खर्चा बढ़ चुका था। हाँ, इस चीज ने उनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया। ये तो अजीब फंदा है। और अभी वो इस मसले से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि 2020 में कोविड आ गया। और यहाँ सबसे हैरानकुन बात इसकी टाइमिंग थी। जी, पाकिस्तान में ठंडे मशरूबात का एक खास सीजन होता है, अप्रैल और मई के महीने, जब शादियां और गर्मियां शुरू होती हैं। और लॉकडाउन ऐन उसी वक्त लगा, तो नतीजा क्या निकला? उनकी सेल्स अचानक 25% गिर गईं और याद रहे उन्होंने 2019 में ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल की थी, जो कि अब फारिग पड़ी थी। लेकिन मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि 2020 में इन्हें सबसे बड़ा झटका सिर्फ सेल्स गिरने का नहीं लगा, बल्कि इन्हें एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री लॉस उठाना पड़ा। बिल्कुल, इन्वेंट्री लॉस, इसका ताल्लुक किसी माल के खराब होने से नहीं था। हाँ, मुझे पहले लगा शायद इनका प्लास्टिक एक्सपायर हो गया है। नहीं, याद करें 2020 के शुरू में रशिया और ओपेक के दरमियान तेल की पैदावार पर एक आलमी जंग छिड़ गई थी। हाँ, ऑयल प्राइसेस तो नेगेटिव में चली गई थी उस वक्त। एग्जैक्टली। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इनका खाम माल पीटी रेजिन डायरेक्ट क्रूड ऑयल से बनता है, तो जब तेल क्रैश हुआ तो इनकी रॉ मटेरियल की कीमत भी जमीन पर आ गिरी। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। यानी इकोपैक ने जो माल फरवरी में महंगा खरीदकर गोदामों में रखा था, अप्रैल में उसकी कीमत आधी रह गई थी आलमी मार्केट में। जी, और अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक आपको अपनी बुक्स में माल की मौजूदा मार्केट वैल्यू दिखानी होती है, तो जो माल अभी बिका भी नहीं था उस पर उन्हें नुकसान दिखाना पड़ा। और इन दो झटकों ने मिलकर कंपनी को 2020 में 103.7 मिलियन रुपए के खालिस नुकसान में धकेल दिया। जी, वो काफ़ी मुश्किल वक्त था इनके लिए। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2021 और फिर 2022 में इनकी रिकवरी लाजवाब थी। 2022 में सेल्स में 50% का होशरुबा इजाफा हुआ और बोतलों की फरोख्त 84% बढ़ गई। लेकिन एक बार फिर इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरकर सिर्फ 8.15% रह गया। यही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ी तो फिर मार्जिन क्यों गिर गया? 2022 में अचानक क्या मसला आ गया था? 2022 पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफ़ी बुरा साल था। 3 बड़े झटके लगे। पहला ये कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तारीख की बुलंदतरीन सतह पर थीं। हाँ, पोस्ट कोविड रिकवरी की वजह से। जी। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में बिजली के टैरिफ बहुत बढ़ गए थे। और तीसरा और सबसे खतरनाक, रुपए की कदर में तेजी से कमी हुई। यानी कमाई तो रुपए में थी, पर खाम माल इंपोर्ट करने की वजह से खर्च डॉलर्स में था। बिल्कुल। इससे इनका वर्किंग कैपिटल का प्रेशर बहुत बढ़ गया और इन्हें महंगे बैंक लोन्स लेने पड़े, जिससे फाइनेंस कॉस्ट आसमान पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट ने काफ़ी सख्त फैसले लिए। मैंने देखा कि उन्होंने अपने मुस्तकिल यानी परमानेंट मुलाजमीन कम कर दिए और उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की तादाद बढ़ाकर 591 कर दी। जी, ये फिक्स्ड लागत को कम करके अपने मॉडल को फ्लेक्सिबल बनाने की एक बेहतरीन हिकमत अमली थी। और इस लचक की इन्हें आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि 2023 में पाकिस्तान में तारीखी सैलाब आ गए। आमतौर पर हम सैलाब को फसलों की तबाही से जोड़ते हैं, पर एक बॉटल बनाने वाली फैक्ट्री के लिए ये कितना बड़ा मसला हो सकता है? ये असल में डिमांड और सप्लाई दोनों का मसला था। जब लाखों लोग बेघर हो गए तो मशरूबात की खपत तो वैसे ही गिरनी थी। पहली तिमाही में प्रीफॉर्म्स की सेल्स बहुत मुतासिर हुई। और जो लॉजिस्टिक्स का मसला बना वो तो अलग ही सतह पर था। मैंने देखा कि इनके माल बर्दारी यानी फ्रेट के खर्चे में 393% का खौफनाक इजाफा हो गया था। जाहिर है, जब अहम शाहराहें जैसे इंडस हाईवे और N5 पानी में डूबी हुई थीं, तो जो ट्रक 10 घंटे में पहुंचता था, वो अब कच्चे रास्तों से लंबे चक्कर काट कर जा रहा था। और ऊपर से पेट्रोल की कीमतें भी हाई थीं। उसने इनके मुनाफे को बिल्कुल दबा दिया होगा। जी, बिल्कुल। लेकिन 2024 और फिर 2025 का जो दौर था, वो इकोपैक के लिए किसी सुनहरे दौर से कम नहीं था। हाँ, 2024 में इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया। इनकी फैक्ट्रीज ने तारीख की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पर काम किया। ब्लोइंग प्लांट 67% और इंजेक्शन प्लांट 65% पर चल रहा था। जी, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी।
लेकिन यहाँ एक कानूनी रुकावट भी आई थी ना, एक्सेल लोड रिजीम वाला मसला, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और एक्सपेंसिव हो सकती थी। जी, एक्सेल लोड रिजीम का सीधा सा मतलब ये है कि एक ट्रक सड़क पर कितना वजन उठाकर चल सकता है कानूनन। पहले तो ट्रांसपोर्टर्स डबल माल लाद कर ले जाते थे। एग्जैक्टली और जब इस कानून पर सख्ती हुई तो जो माल पहले 2 ट्रक्स में जाता था उसके लिए अब 4 ट्रक्स लेने पड़े। इससे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दुगनी हो गई होगी। हाँ, लेकिन फिर भी 2024 में इन्होंने 128.94 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया, क्योंकि इनकी मशीन्स मुसलसल चल रही थीं और इनकी पर यूनिट लागत कम हो गई थी। और फिर तो 2025 उनके लिए वाकई एक ब्लॉकबस्टर साल साबित हुआ, क्योंकि खालिस फरोख्त यानी नेट सेल्स 7.18 अरब रुपए तक पहुंच गई और इनकी ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर 7 रुपए 4 पैसे हो गई। 2025 में इन्हें इकोनॉमी की बेहतरी का भी बड़ा फायदा हुआ। महंगाई कम हुई और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी रुपया थोड़ा मुस्तहकम हो गया। और इस सस्ते खामाल पर इन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक खेला वो बहुत हैरानकुन था। आमतौर पर कंपनीज अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कीमतें वही रखती हैं जब माल सस्ता होता है, पर इकोपैक ने अपनी कीमतें कम कर दी, जी, उन्होंने ये फायदा डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को पास ऑन किया। जिसके नतीजे में उनकी बोतलों की डिमांड में धमाका खेज इजाफा हुआ। और एक और चीज जिसमें इनका दिमाग मानना पड़ेगा, वो उनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल, इनका असल मसला सीजनैलिटी का था ना। वही ना, कि सर्दियों में लोग ठंडा नहीं पीते तो बोतलें कम बिकती हैं, तो उन्होंने इससे बचने के लिए कुकिंग ऑयल, अद्वियात और हाइजीन के प्रोडक्ट्स के लिए बोतलें बनाना शुरू कर दी। जी, इससे इनकी फैक्ट्री सारा साल चलती रहती है। इसकी मिसाल तो बिल्कुल ऐसी है कि गर्मियों में आइसक्रीम का ठेला लगाने वाला शख्स बहुत समझदारी का मुजाहरा करे और सर्दियों में उसी ठेले पर गर्मागर्म सूप बेचना शुरू कर दे, ताकि कारोबार सस्ता ना पड़े। बिल्कुल सही तमसील है ये। अद्वियात और कुकिंग ऑयल ऐसी चीजें हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं। इस स्टेप ने इन्हें एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया दे दिया। चलिए अब बिल्कुल हाल की बात करते हैं। माली साल 2026 की पहली छमाही यानी 1FSY26, इस अरसे में इनकी सेल्स का वॉल्यूम 6.20% गिरकर 2.87 अरब रुपए रह गया। इसकी बुनियादी वजह वही थी कि खाम माल मजीद 10% सस्ता हुआ, तो इन्हें अपनी कीमतें मजीद गिरानी पड़ी। और सैलाब का भी थोड़ा बहुत असर रहा इनकी सप्लाई पर आमतौर पर देखा जाए तो वॉल्यूम गिरा, प्राइस गिरी, तो मुनाफा भी गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही तो इनकी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा था। हजम गिरने के बावजूद इन्होंने 14.30% का शानदार ग्रॉस मार्जिन बरकरार रखा। यानी जब अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं तो आपके फिक्स खर्चे ज्यादा चीजों पर तकसीम हो जाते हैं। एग्जैक्टली और दूसरा फायदा स्टेट बैंक की तरफ से हुआ। शरह सूद कम हुई तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट में 44% की कमी आई। वो पैसा जो पहले सूद में जा रहा था अब सीधा उनके बॉटम लाइन यानी मुनाफे में चला गया। जी, और अगर हम अब आगे का मंजरनामा या फ्यूचर आउटलुक देखें तो तीसरी और चौथी तिमाही इनके लिए हमेशा की तरह बेहतरीन रहने की तवक्को है। हाँ, आगे रमजान और ईद हैं और फिर लंबी गर्मियां आ रही हैं, तो इनकी सेल्स पीक पर होंगी। पर इसमें कोई फ्यूचर रिस्क नहीं है क्या? सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी है। अगर जियोपॉलिटिकल हालात खराब होते हैं तो तेल की कीमतें फिर शूट कर सकती हैं। जो हमने देखा कि 2020 और 2022 में इनके मार्जिन्स को कच्चा चबा गई थीं। बिल्कुल, लेकिन इस दफ़ा कंपनी ने एडवांस तैयारी की है। वो लागत को मज़ीद कम करने के लिए एक नया इम्पोर्टेड प्री फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगा रहे हैं, ताकि एनर्जी बचे और एफिशिएंसी बढ़े। ये एक वाकई ज़बरदस्त सफ़र रहा है, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आलमी वबा, ऑयल वॉर्स, करेंसी क्राइसिस और सैलाब जैसे तूफानों का सामना किया। लेकिन इस पूरी बहस को समेटते हुए मेरे जहन में एक नया और गहरा सवाल आया है, जो मैं अपने तमाम देखने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जी फरमाइए। देखें, एकोपैक ने एक्सपेंशन की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ली, लेकिन जिस तरह 2023 और 2026 की शुरुआती क्वार्टर्स में सैलाबों ने इनकी सप्लाई चेन को तोड़ कर रख दिया, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज अब इस इंडस्ट्री के लिए एक परमानेंट रिस्क बन चुका है? एक तरफ गर्मी की शिद्दत डिमांड बढ़ा रही है, पर दूसरी तरफ यही मौसम तबाकुन सैलाबों से, आलमी तेल की जंगों से भी बड़ा मसला पैदा कर सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे बहुत संजीदगी से गौर करना होगा। सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन डेप्थ एनालिसिस की इस नशिश से मनी आईक्यू के मुतालिक आपको नया एंगल मिला होगा।
फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर हाँ, या किन कंपनीज पर आप मजीद ऐसी रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना पसंद करेंगे। जुड़े रहें और सीखते रहें। Like and subscribe.